रिलेटेड है, सारी फाइल्स आपस में रिलेटेड है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स होती है ना, इसको हम बोलते हैं कि ये एक डेटाबेस है, ठीक है। A database is a collection of related files that are usually integrated, linked or cross-referenced to one another. ठीक है, इन फाइल्स को या तो एक दूसरे के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है, या फिर इनको लिंक कर दिया जाता है। जैसे मैं डॉक्टर को पेशेंट के साथ लिंक कर रही हूँ कि ये एक डॉक्टर है, इसका ये डॉक्टर होगा, ठीक है, इसका पेशेंट होगा, या फिर इनको क्रॉस रेफरेंस कर दिया जाएगा, ठीक है, कि एक के अंदर दूसरे का लिंक डाल दो, दूसरे का रेफरेंस डाल दो, एडमिन के अंदर कोई डाल दो कि एडमिन इस चीज को डील कर रही है, वार्ड के अंदर रूम के अंदर वार्ड का डाल दो कि ये रूम इस वार्ड में, ये रूम इस वार्ड में, ठीक है। तो या तो ये जितनी फाइल्स हैं, या तो इनको एक दूसरे के अंदर डाल दो, इंटीग्रेट कर दो, या फिर लिंकिंग कर दो आपस में कि एक से लिंक दूसरे से, या फिर क्रॉस रेफरेंस कर दो कि एक जगह पे दूसरी जगह चीज का रेफरेंस दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास एक डेटाबेस, जिसके अंदर जितनी भी फाइल्स होती है वो किसी न किसी वे में आपस में कोई रिलेशन डाल देना चाहिए, ठीक है, कलेक्शन फॉर्म में होती है। प्रोग्रामिंग आ जानी चाहिए। में लिखा हुआ है कि दिस यूनिट इज डेडिकेटेड टू डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हमने देखी डेटाबेस क्या होती है, तो डिफरेंट फाइल्स आपस में एक कलेक्शन उनकी बन जाती है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स, तो वो होती है डेटाबेस। ऊपर अगर आप लोग चाहते हैं कि इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया जाता है, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है। उस सिस्टम को जो कि हम कंप्यूटर के ऊपर बनाते हैं उसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब इस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डिफरेंट मॉडल्स होते हैं हमारे पास। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट मॉडल्स को स्टडी करेंगे, डिफरेंट वेज स्टडी करेंगे, ठीक है, जिस तरह से एक डेटाबेस को बनाया जा सकता है, ठीक है। वापस कोर्स में आते हैं और इस डेटाबेस को आपने कैसे मैनेज करना है, ठीक है, कैसे मॉडल करना है, उसको स्टडी करेंगे, उसकी बेसिक नॉलेज हासिल करेंगे, आप लोगों को बताती हूँ। इसकी डिफरेंट जैसे कि अंदर एक डॉक्टर है और इसका पेशेंट है, ठीक है। तो एक डॉक्टर का पेशेंट के साथ कोई लिंक होगा, ठीक है। तो इस लिंक को स्टडी करेंगे, इस रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे, डिफरेंट डायग्राम्स बनाई जाएंगी, ठीक है। हमारे डेटाबेस कैसे बनाई जा रही है, इसको क्या प्लानिंग करेंगे, किस तरह से डेटाबेस बनाएंगे। आप लोगों को बताया था कि डॉक्टर का पेशेंट से रिलेशनशिप रखता है, सारी होती है वो नॉर्मली एक फंक्शन होता है, ठीक है। फंक्शन का काम होता है कोई स्पेसिफिक काम का, किसी एडमिन से रिलेशनशिप रखना है या प्रोग्राम में से रिलेशनशिप रखना है कि किस तरह आपस में ये लिंकिंग हो रही है, इस चीज की प्लानिंग करनी है, ठीक है। डेटाबेस को डेवलप करने की प्लानिंग करनी है, नहीं करना एक सिस्टम को डेवलप करने की, ठीक है। अभी तक हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम्स बनाते आ रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो सारे के सारे हम लोग मेन सिस्टम को बनाने के लिए उसकी प्लानिंग कैसे हो रही है, उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, इस चीज को हमने स्टडी करना है, ओके। टास्क को परफॉर्म करना है, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओवर द होल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग पहले हम लोग क्या करते थे, हमारे पास फाइल्स होती थी, रजिस्टर होते थे, रजिस्टर के ऊपर डॉक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, पेशेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम लिखे हुए हैं, डिफरेंट वार्ड्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से एक डॉक्टर का नाम काटा, फिर एक और जगह फिर डॉक्टर का नाम लिखा रह जाएगा, ठीक। और इसके अंदर कोई वैल्यू ये चीजें बहुत जिसको आप कॉम्प्लिकेटेड होती थी, तो इनको हम बोलते हैं कि वैल्यू सेट और हमारे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंस है वो हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। एक स्ट्रिंग है S1, उसको कॉपी कर और ये बताएंगे कि एक डेटाबेस को मैनेज कैसे किया जाता है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसकी क्या रिस्पांसिबिलिटीज होती है, एक फंक्शन है, उसमें कोई स्पेसिफिक काम कर रही है, ये कॉपी करवा रही है, ठीक है। तो फंक्शन डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे कंट्रोल रखना है, सिक्योरिटी कैसे रखनी है, फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स सेट टुगेदर, उसके अंदर कैसे करना है, ये सब कुछ खास काम करने के लिए ये फंक्शंस बनाए जाते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हमको सब ये कुछ स्टडी करेंगे। C++ के प्रोग्राम में एक फंक्शन देख चुकी हो, इसका बेसिक सा, तो अब हम इसको रीड आउट कर लेते हैं, पॉइंट मिस हो गया, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। इसमें एक एग्जांपल दी गई है, एक
बैंक की। इसके अलावा और भी फंक्शंस आप लोग को मजीद क्लियर हो जाएगा कि डेटाबेस क्या है। कॉपी का फंक्शन आप लोग यूज कर सकते हैं। डेटाबेस सिस्टम तो हर फंक्शन बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी। हम लोग बनाते क्यों हैं? क्योंकि ये हमें देती है मॉड्यूलैरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या है? सबसे बड़ा इसका फायदा क्या है कि काम को डिफरेंट चीजों को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। में आपके पास टाइम कम है फॉर एग्जांपल यू नीड अ डेटाबेस जो कि आपके लिए ऑटोमेटिक काम करेगा हो, जिसके अंदर आपने एडिशन भी करानी हो, सब्ट्रैक्शन भी करानी हो, डिवीजन भी करानी हो। सेकेंडली इसके अंदर इंटेग्रिटी का इशू नहीं आता कि तो आप क्या कर सकते हैं? एक चीज चेंज हो रही है, बना ले प्लस का, ठीक है, एक अलग ब्लॉक बना ले, मतलब कि एक अलग ब्लॉक बना ले सब्ट्रैक्शन का। ये ब्लॉक कैसे बनता है ये हम आगे डाटा आपको उतना एक्यूरेट नहीं रहता। अभी मेरा खाली बताने का ये मकसद है कि आप लोग अलग अलग ब्लॉक्स बना सकते हैं एक स्पेसिफिक काम के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए, ठीक है। तो अब अगर आपने कोई चेंज प्लस के अंदर करना होगा तो वो नेगेटिव के अंदर नहीं करना होगा। लैंग्वेज यूज होगी क्या, तो आपकी कोई खिचपिच नहीं होगी, चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी, हर चीज हर काम अलग अलग मैनेज हो रहा होगा। तो आपको क्या है अलग अलग मॉड्यूल्स बन जाएंगे कि एडिशन का मॉड्यूल है ये नहीं, ये सब्ट्रैक्शन का मॉड्यूल है, ये डिवीजन का मॉड्यूल है, ये मल्टीप्लिकेशन का मॉड्यूल है। तो हमारे पास फंक्शंस की मदद से हमें मॉड्यूलैरिटी अचीव करनी है, ठीक है। होटल और एयरलाइन रिजर्वेशन or if we access a computerized library catalog और इसकी वजह से हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं दो चीजों को माइनस कर रही हूँ तो मेरा आंसर ठीक आ रहा है, लेकिन मैं आपको प्लस कर रही हूँ किसी चीज को तो मेरा आंसर ठीक नहीं आ रहा। तो मतलब क्या है एडिशन वाले जो काम मैं करवा रही हूँ उसमें गलती है, ठीक है। तो अगर मेरे पास अलग अलग सेक्शन बने हुए होंगे, अलग अलग फंक्शन बने हुए होंगे, अलग अलग ब्लॉक बने होंगे, तो मैं यूज जाके देख सकती हूँ, चेक कर पड़ेगा कि आपको फाइल्स के अंदर जाके वन बाय वन स्टडी करना पड़ेगा क्या ये बुक एग्जिस्ट करती है नहीं करती। ये हमें एडवांटेज अचीव होता है फंक्शंस के इस्तेमाल से। डेटाबेस ने आपका सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड बना दिया है, ठीक है, ऑटोमेटेड बना दिया। आप सिंपली सर्च बार में फंक्शन मेक्स द work easier by writing the code once and executing it again and again as many times as required. For example, मैंने कुछ 10 numbers को automatically check कर लेगा कि क्या आपको फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा एडिशन का। मैं हर बार इस फंक्शन को जो कि मैं एडिशन बना चुकी हूँ इसी लिस्ट इस्तेमाल कर कंप्यूटर के पास कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ ये मैच कर रहा है तो आपको, ठीक है। तो फंक्शन आपके लिए आसानी पैदा करता है कि आप एक ही कोड को एक ही चीज को इसी तरह जब आप बैंक में जाते हो, डिपॉजिट करते हो, कोई चीज यूज कर सकते हो, ठीक है, वो सारा कुछ डेटाबेस मैनेज करवा सकते हैं। ओके, तब हम लोग फाइल सिस्टम से बाहर निकल आए। अब हमारे पास C++ में जो फंक्शन है उनको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट टाइप है लाइब्रेरी और बिल्ट इन फंक्शन, और सेकंड टाइप है यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी और बिल्ट इन फंक्शन क्या है? वो फंक्शन सुपरमार्केट में जाते हो, फॉर एग्जांपल अब हाइपरस्टार में जाते हो, पहले से ही डिफाइन हो गए हो, आपको उसके लिए कोई लॉजिक कोई फॉर्मूला ना लिखना है, वो सारे का सारा वो फंक्शन पहले से एग्जिस्ट करते हो, आप बस उनका नाम लिख के डेटाबेस में अवेलेबल होते हैं। कि हमने स्ट्रिंग को कॉपी करवाना था, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करवाना था। अब हमने ये नहीं बताया कि हम कैसे कॉपी करेंगे, हम बस कह रहे थे कि बस हमें कॉपी करना है, हम स्ट्रिंग और कॉपी लिख के अंदर स्ट्रिंग्स के नाम डाल देते हैं, उनकी लिस्ट में से वो ऑटोमेटिक पूरी लॉजिक हमें नहीं बतानी पड़ेगी ये काम कैसे हो रहा है। तो पीछे ये फंक्शन क्या है? एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। ये स्ट्रिंग डॉट एच में लाइब्रेरी रिजल्ट क्या नहीं है, ठीक है, हेडर फाइल रिजल्ट की थी, उसके अंदर ये फंक्शन डिफाइन कर दिए गए हैं, पहले से बिल्ड कर दिए गए हैं, हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है एक, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हम एक नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, ठीक है, तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड होता है, उसका पूरा फॉर्मूला क्या होता है, वो कैसे होगा, इस चीज पे हम नहीं पढ़ेंगे। हम जस्ट उसका नाम कॉल करेंगे SQRT और उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर नंबर लिख देंगे, जो भी नंबर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम फाइंड कर सकेंगे डायरेक्टली। लेकिन ये जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ये भी कहीं ना कहीं डिफाइन हुए होते हैं, कि लॉजिक कहीं ना बताई होती है, स्क्वायर रूट की लॉजिक बताई हुई है C मैथ के अंदर। तो अगर आपने स्क्वायर रूट का फॉर्मूला फंक्शन यूज करना है तो आपको ऐड करेंगे तो आपके पास इस हेडर फाइल को इंसर्ट करना लाजमी है, ठीक है।
स्ट्रिंग कॉपी अगर आपने करना है तो आपको string.h की हेडर फाइल को डालना लाजमी है क्योंकि ये फंक्शंस अपनी अपनी हेडर फाइल्स के अंदर डिफाइन होंगे। ओके, तो हमारे पास जो लाइब्रेरी फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे कि इसके स्ट्रिंग कॉपी का हो गया, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का हो गया, स्ट्रिंग लेंथ का हो गया, डॉट गेट हो गया, या फिर स्क्वायर रूट का हो गया। जैसे मैं 2 और 3 कंप्यूटर को दूंगी कि इन दोनों को ऐड ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस भी कहलाते हैं और इनको लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहा जाता है। आर द प्री डिफाइंड फंक्शन, जो कि पहले से डिफाइन कर दिए गए हैं। अब मैं एक प्रोग्रामर अगर हूँ, मैं प्रोग्राम लिखूँ, मैं डायरेक्टली इन फंक्शंस को बस कॉल करूंगी, उनका नाम लिखूंगी और उसके अंदर क्या चीज हमें करवानी है वो आर्ग्यूमेंट्स डालेंगे और हम लोग सिंपली कर लेंगे, हमें कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर डिफरेंट एक पूरी लिस्ट है, पूरी सीरीज है लाइब्रेरीज की, प्री डिफाइंड फंक्शंस की, जो कि डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए यूज होती है, अलजेब्रा के लिए यूज होती है, ज्योमेट्री के लिए यूज होती है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए, फाइनेंस के लिए, ग्राफिक के लिए, रिपोर्ट के लिए, डिफरेंट चीज के लिए इसके अंदर हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल है, हम उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये फंक्शंस जो है सारे सी प्लस प्लस की लैंग्वेज का एक पार्ट है और कम्प्लीटली रिलायबल है। इनका अंदर जो कोडेबिलिटी भी है, जो वो ऑथेंटिक है, वो रिलायबल है, आप उनको यूज कर सकते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो हर हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट ही देंगे आपको। बताएगा कि ये बुक है कि नहीं है। अगर आपने कोई भी बिल्ट इन फंक्शन यूज करना है, लाइक आपने पावर किसी चीज की फाइंड करनी है, लॉग फाइंड करना है, ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, फिर आप लोग को ये सी मैथ का फंक्शन इंक्लूड करना लाजमी होगा। अगर आपने स्ट्रिंग का भी फंक्शन इस्तेमाल करना है तो आपको स्ट्रिंग डॉट एच को इंक्लूड करना लाजमी होगा, क्योंकि ये सारे के सारे फंक्शन, इनकी कोडिंग, इनकी डेफिनेशन, इनकी हेडर फाइल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अगर हमें एक प्रोग्राम करना हो जिसके अंदर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम स्क्वायर रूट का बिल्ट इन फंक्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट का फंक्शन की लॉजिक पहले से डिफाइंड है। ठीक है, ये हमने आर स्ट्रीम जो कि हमारी क्या है हेडर फाइल है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए सी आउट सी इन ये फंक्शन यूज करने हो तो हमें ये हेडर फाइल इंक्लूड करना लाजमी है। फिर हमने नेम स्पेस को इंक्लूड कर दिया और उसके बाद हमने इंक्लूड किया हैश इंक्लूड सी मैथ। ठीक है, ये इंक्लूड करने का मकसद क्या है, क्योंकि अभी हम अंदर मेन फंक्शन के अंदर स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज करेंगे। स्क्वायर रूट का फंक्शन सी मैथ के अंदर डिफाइंड है। अब हमने इंट मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है, हर प्रोग्राम के अंदर एटलीस्ट वन फंक्शन होता है लाजमी, इसके अलावा भी फंक्शन हो सकते हैं। For example, the names of students and their marks in all subjects is data. जो कि हर When प्रोग्राम it के अंदर processed एग्जिस्ट by the करता है। computer, the अब result हमें क्या sheets and करना है, report यूजर से cards कहना है produced is नंबर एंटर करो, यूजर नंबर एंटर करेगा, हम उसका That's all स्क्वायर for रूट फाइंड today. करके Thank you so देंगे। much. अब देखिए I जब hope किसी आप लोगों को नंबर का समझ आ स्क्वायर गया रूट होगा, फाइंड काफी होता है, सिंपल अगर था। तो वो हमें बस नंबर ये फॉर देखा कि एग्जांपल चैप्टर अगर में हम आपने लोग क्या 6 का फाइंड डिसाइड करते करेंगे, हैं डेटाबेस तो हमें क्या पता है होती है, कि ये डेटाबेस होल नंबर मैनेजमेंट ही आएगा, सिस्टम क्या 6 होता ही है, आएगा। हमें लेकिन क्यों अगर हम चाहिए एक होता है नंबर का डेटाबेस काफी मैनेजमेंट बड़े नंबर सिस्टम, का फाइंड एंड करते हैं, डाटा 1 क्या है, 2 इंफॉर्मेशन 3 क्या है, दोनों में 6 डिफरेंस क्या है। ओके, 2 सो 1, थैंक यू ठीक सो है, ये मच, काफी टेक बड़ा केयर, नंबर अल्लाह है, हाफिज इसका हम क्लास। स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ये हमारे पास डेसिमल में आएगा। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास हो सकता है कि डेसिमल आए, और डेसिमल इसके अंदर जब आएगा और इतना बड़ा नंबर है तो काफी लंबा कुछ आए। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ सकता है 36.777 कुछ इस टाइप का नंबर आ सकता है। ठीक है, तो जिस भी नंबर के अंदर डेसिमल होता है उसको हम लोग कहते हैं सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में फ्लोटिंग नंबर। ठीक है, तो फ्लोटिंग नंबर की एक रेंज होती है। अगर एक नंबर काफी बड़ा है और वो फ्लोटिंग नंबर की रेंज से निकल रहा है तो उसको हम लोग डालते हैं डबल के अंदर। ठीक है, डबल भी डेसिमल वैल्यूज को होल्ड करता है, रियल वैल्यूज को होल्ड करता है, ऐसी वैल्यूज जिसके अंदर डेसिमल आ रहा हो उनको होल्ड करने के लिए हम लोग फ्लोट इस्तेमाल करते हैं, और अगर रेंज ज्यादा हो रही हो तो हम डबल की तरफ मूव कर जाते हैं। इसलिए हमने यूजर से कोई नंबर भी अगर लेना है, ठीक है, जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो उसको भी हमने डबल के अंदर स्टोर कराया, और जो हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे उसको भी हमने डबल के अंदर स्टोर किया। तो जब मैंने लिखा डबल एन स्क्वायर रूट तो मेमोरी में स्पेस बन गई एक एन नाम की और दूसरी स्क्वायर रूट नाम की, और इसकी डेटा टाइप डबल है
ये अपने अंदर डेसिमल वैल्यूज को होल्ड कर सकती है। ठीक है, अब लाइन नंबर 6 पे ये कह रहा है एंटर अ नंबर। यूजर के पास लिखा हुआ आएगा एंटर अ नंबर, यूजर एंटर करेगा कोई नंबर n। ठीक है, कोई नंबर एंटर किया, उसने 36 एंटर कर दिया, तो 36 जाके इस n की जगह पे सेव हो जाएगा और ये क्या आएगा, डेसिमल की फॉर्म में आएगा, क्योंकि हमने इसको डबल के अंदर स्टोर किया। डबल किसको लेता है, फ्लोटिंग नंबर्स को, डेसिमल वैल्यूज को लेता है। तो ये क्या स्टोर होगा हमारे पास 36.0। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा एंटर नंबर सी इन एन हुआ, तो एन में जाके हमारे पास 36.0 सेव होगा। फिर लाइन नंबर 8 के ऊपर हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन लगा हुआ है sqrtn। ठीक है, तो ये क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट किया हुआ है। जो हम फंक्शन के अंदर वैल्यूज देती है इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो sqrtn, n के अंदर हमारे पास नंबर चला गया 36। ठीक है, ये इसका हमें 36.0, क्योंकि हमें डबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं तो वो डेसिमल की फॉर्म में नंबर स्टोर होगा। 36.0 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6.0। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमें कोई फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं है, 6.0 हमें अचीव होगा और वो आके इधर स्क्वायर रूट के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, इस स्क्वायर रूट के अंदर हमें 6.0 सेव हो जाएगा। फिर हम लोग जब प्रिंट करेंगे, सी आउट करेंगे, तो जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर चीज़ है वो एज इट इज लिखी हुई आएगी, आउटपुट पे लिखा हुआ आएगा स्क्वायर रूट ऑफ। फिर यहाँ पे देखें इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है, मतलब कि n की वैल्यू आएगी। n की वैल्यू क्या थी, 36.0। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स डाले हुए, बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एक स्पेस दी हुई है ताकि इसके दरमियान हमारे गैप आ जाए। ठीक है, लिखा हुआ आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36, फिर स्पेस आएगी और ये स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है, जो हमारे पास फाइंड हुई इस बिल्ट इन फंक्शन से, इस लाइब्रेरी फंक्शन से फाइंड हुई, और वो क्या है, 6.0। ठीक है, इसके बाद लाइन नंबर 10 पे हुआ है रिटर्न। रिटर्न किसको होता है, इस मेन फंक्शन को, जहाँ स्टार्ट होता है उसी को रिटर्न हो जाता है। इसको पता चल जाएगा कि मुझे कुछ रिटर्न हो गया है। ठीक है, मुझे कोई इंटीजर रिटर्न हो गया है, अब मैंने इस प्रोग्राम को एंड करना है। हम 0 ही क्यों रिटर्न करें, इंटीजर क्यों रिटर्न करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंट। ये 0 इसको आके मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। बिल्ट इन फंक्शन तो बहुत इजी है। इसके बाद हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन की तरफ मूव करेंगे, खुद फंक्शंस बनाएंगे, उसको डिटेल में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और आगे जाके चैप्टर में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।